अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 7 जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टडी कर रहे थे। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है, बेसिकली हमारा जो टॉपिक शुरू हुआ था वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर आज हम थर्ड सोर्स पढ़ेंगे जिसका नेम है पेट्रोलियम। ठीक हो गया। इससे पहले हमने पढ़ा था कोल और उसके बाद नेचुरल गैस को डिस्कस किया था और किस तरह से हम उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। आज हम देखेंगे पेट्रोलियम क्या होता है और इससे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं जी। पेट्रोलियम, अब इस टॉपिक के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें नंबर 1 पे तो हम देखेंगे मीनिंग ऑफ पेट्रोलियम कि पेट्रोलियम लफ्ज़ का मतलब क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन और देन फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। देन हम देखेंगे इसमें क्राउड ऑयल किसको बोलते हैं और उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्राउड ऑयल। देन एंड पे हम देखेंगे ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं जी। मीनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अगर हम पेट्रोलियम का लतीनी ज़बान में इसका मतलब देखें तो इसका बनता है हमारे पास रॉक ऑयल। मीन पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? रॉक ऑयल। अब इसको रॉक ऑयल क्यों बोलते हैं? बेसिकली जो हमारे पास पेट्रोलियम है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। ये हमारे पास कम्बिनेशन है कितने वर्ड्स का? 2 वर्ड्स का, जिसमें पहला ये जो वर्ड आ जाएगा इसको हम बोलते हैं पेट्रा। अब पेट्रा का मतलब होता है रॉक। पेट्रा का क्या मतलब होगा? रॉक। उसके बाद ये जो दूसरा वर्ड यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये होता है ओलियम, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो अब इन दोनों वर्ड्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो देन क्या इसका मतलब क्या बन जाएगा? रॉक ऑयल। तो बेसिकली लैटिन वर्ड्स के अंदर हम अगर पेट्रोलियम का मतलब देखें तो ये क्या बनता है? रॉक ऑयल। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। अब पेट्रोलियम की जो डेफिनेशन होती है, बेसिकली हमारे पास हम कहते हैं कि मिनरल ऑयल इन इट्स रिफाइंड फॉर्म इज कॉल्ड पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल इन इट्स रिफाइंड फॉर्म इज कॉल्ड पेट्रोलियम। मतलब क्या है इसका कि जब हमारे पास मिनरल ऑयल को हम इसको रिफाइन कर लेते हैं, मतलब इसमें से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर लेंगे, दैन जो पीछे हमारे पास ऑयल बचता है उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं इसको? पेट्रोलियम बोलते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो मिनरल ऑयल वर्ड आ रहा है इसको हम क्या मतलब किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो मिनरल ऑयल बेसिकली ये हमारे पास एक ऑर्डरलेस, कलरलेस, लाइट मिक्सचर ऑफ हायर अल्केन्स। ये हमारे पास एक ऑर्डरलेस, कलरलेस मिक्सचर होता है। लाइट मिक्सचर होगा किस चीज़ का? हायर अल्केन्स। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द डिस्टिलेट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं पेट्रोलियम की फॉर्मेशन के ऊपर कि पेट्रोलियम किस तरह बनता है। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन से ही बनता है। बेसिकली क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक मैटर के साथ हम कहते हैं कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल। इट इज़ फॉर्म्ड बाय स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल decomposition of organic matter between the sedimentary rocks। मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ होता है, जब उसकी स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है तो वो ऑर्गेनिक मैटर किस में चेंज हो जाता है? पेट्रोलियम के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद
नेक्स्ट है क्राउड ऑयल। क्राउड ऑयल, अब जो क्राउड ऑयल है ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज के तौर पे भी आते हैं। अब जो क्राउड ऑयल है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि व्हेन पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड, व्हेन पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, it appears liquid of blackish color। अब जब हम पेट्रोलियम को सेडिमेंट्री रॉक से सेपरेट करते हैं देन इसका कलर किस तरह का शो होता है, इट इज़ अ लिक्विड ऑफ ब्लैकिश कलर। दिस लिक्विड ऑफ ब्लैकिश कलर इज कॉल्ड क्राउड ऑयल। इसको हम क्या बोलेंगे, क्राउड ऑयल। अब जो क्राउड ऑयल होता है इसके अंदर पेट्रोलियम की तमाम फ्रैक्शंस मौजूद होती हैं। मेन कि अब इसके अंदर हमारे पास मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होगा। अब उसी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी क्राउड ऑयल की करवाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली डिस्टिलेशन की एक टाइप है। इससे पहले फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा है सिंपल डिस्टिलेशन क्या होती है, और फिर आपने उसमें डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 के अंदर वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब अगर चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर हमने डिस्टिलेशन की एक टाइप पढ़ी है कोल्क वाले टॉपिक के अंदर, डैट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसमें ये चीज़ देखेंगे कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो किस तरह डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और वैक्यूम डिस्टिलेशन से डिफरेंट होती है। ठीक हो गया। तो जब हम क्राउड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे देन हमारे पास फर्दर जो पेट्रोलियम में से आगे फ्रैक्शंस बनती हैं हम उनको स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। तो आइए देखते हैं अब इस टेबल के ऊपर। अब इस टेबल के अंदर जब हम क्राउड ऑयल की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करवाएंगे तो पेट्रोलियम से हासिल होने वाली जो जितनी भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं वो दी गई हैं। इस टेबल को आपने याद भी करना है फॉर एमसीक्यूज। ठीक हो गया। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे भी हम एक मिक्सर में मौजूद जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी सेपरेट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ही रेंज बेस पर। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल वर्ड यूज़ हो रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मीन के फ्रैक्शनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस डिस्टिलेशन के अंदर हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करते हैं और उस कॉलम के अंदर डिफरेंट रेंजेस बनाई गई होती हैं। किस बुनियाद पर, बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर। और इसकी जो डायग्राम है वो आप 10th की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आए हुए हैं। ठीक हो गया। तो आइए देखते हैं कि जब हम क्राउड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास कौन कौन सी फ्रैक्शंस बनती हैं। अब देखिए सबसे पहले जैसे हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन शुरू करवाएंगे, अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली थोड़ा सा हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि आप लोग ये मैटर के अंदर डायग्राम पढ़ के हुए। हमारे पास एक होती है फर्नेस, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्नेस। फर्नेस बोलते हैं भट्टी को जहाँ पे किसी चीज़ को हीट मतलब आग के ज़रिए हम उसको हीट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर दिया जाता है। अब इस फर्नेस के अंदर इस फर्नेस में हमने यहाँ से क्राउड ऑयल को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। यहाँ से क्राउड ऑयल को इस फर्नेस में इंजेक्ट करेंगे और इस फर्नेस का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो हमारे पास 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उसके बाद यहाँ से हमने फिर एक इसके साथ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को जोड़ा हुआ होता है। ये क्या होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक हो गया। अब इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हमने डिफरेंट फ्रैक्शंस बनाई हुई होती हैं। जैसे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की रेंज पर डिफरेंट फ्रैक्शंस बनाई होती है। तो सबसे जो लोवेस्ट टेम्परेचर की जो फ्रैक्शन होगी वो हमारे पास ऊपर आती है। मेन यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हमने यहाँ पे वो चीज़ें आएंगी जिनका बॉइलिंग पॉइंट 20 से लेस होगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह नीचे की तरफ आते जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इधर से हीट बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा तो पेट्रोलियम के अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से क्या होंगे, यहाँ से सेपरेट होते जाएंगे। अब देखिए इस टेबल पे नेचुरल गैस। अब देखिए कि नेचुरल गैस सबसे पहले जैसे हम यहाँ से हीट देना शुरू करेंगे
हीट देने से क्या होगा, जब टेम्परेचर पहुंचेगा 20 के अराउंड बाउंड, ठीक हो गया, 20 के अराउंड बाउंड जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो सबसे पहले इस क्राउड ऑयल में से जो एवेपोरेशन जो वेपर्स बनेंगे वो किसके बनेंगे, नेचुरल गैस के बनेंगे। मीन यहाँ से नेचुरल गैस के वेपर्स बनेंगे और ये वेपर्स आपको पता है बनने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ से सेपरेशन हो जाएगी किस चीज़ की, नेचुरल गैस की, ठीक हो गया। अब नेचुरल गैस के अंदर जो कार्बन की कंपोजिशन होती है वो C1 से लेकर C4 तक, मतलब इसमें मीथेन आ जाएगा, इसमें इथेन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा और ब्यूटेन आ जाएगी, ठीक हो गया। अब जो नेचुरल गैस होती है हम इसको यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल और पेट्रोकेमिकल। अब जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं ये हमारे पास इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं जिनको हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक हो गया, इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद अब जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा 20 से 60 के दरमियान टेम्परेचर जाएगा तो देन हमारे पास इस क्राउड ऑयल के अंदर जो पेट्रोलियम ईथर होगा इसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब इनके वेपर्स बनेंगे यहाँ से हम इसके वेपर्स को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे आगे हमने लगाया होता है कंडेंसर, क्या चीज़ लगाई होती है, कंडेंसर, और कंडेंसर का काम होता है कि यहाँ से जो वेपर्स बन के बाहर जा रहे हैं इनको दोबारा फिर हम लिक्विड में चेंज कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं इनमें जो कार्बन की कंपोजिशन होती है वो C5 में पेंटेन आएगी और हेक्सेन, और इनको भी हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट्स, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 पे जब टेम्परेचर 60 से बढ़ेगा लेकिन 100 से कम होगा तो देन क्या होगा, हमारे पास जो फ्रैक्शन निकलेगी यहाँ से वो लिग्रोइन या नेफ्था इसको हम बोलते हैं, इसके वेपर बनेंगे और इनके वेपर्स को हम यहाँ से सेपरेट आउट कर लेंगे, फिर बाद में कंडेंस कर लिया जाता है। अब इसके अंदर जो कार्बन की कंपोजिशन है वो C6 और C7 में हेक्सेन और हेप्टेन की होगी और इनको भी हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट्स और रॉ मटेरियल के तौर पर हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद गैसोलीन, अब ये जो गैसोलीन होगी जब टेम्परेचर पहुंचेगा 40 से 220 देन क्या होगा, हमारे पास गैसोलीन की फ्रैक्शन सेपरेट होगी, इसके वेपर्स बनेंगे, इनको हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, सेपरेट आउट करते जाएंगे और इसके अंदर जो कार्बन की कंपोजिशन होती है वो है C4 से लेकर C13 तक, लेकिन मोस्टली जो इसमें हमें कंपोजिशन हासिल होती है उसमें आ जाएगा C6 और C8 आ जाएगा, ठीक हो गया। हम गैसोलीन को यूज़ करते हैं एज अ मोटर फ्यूल। अब गैसोलीन को हम कहते हैं पेट्रोल, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हम इसको यूज़ करते हैं एज अ मोटर फ्यूल, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रैक्शन आएगी 175 से 325 की रेंज में, ये होता है कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल हम मिट्टी के तेल को भी बोलते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो कंपोजिशन होगी C8 और C14 वाली होती है, उसके बाद ये हम यूज़ करते हैं एज अ हीटिंग फ्यूल, ठीक हो गया। उसके बाद गैसोलीन आएगी, गैसोलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हमारे पास गैस ऑयल हम बोलते हैं डीजल को, ठीक हो गया। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो 175 से ग्रेटर होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे कार्बन की जो फ्रैक्शन आती है वो C12 C18 तक, ठीक हो गया। C12 से लेकर C18 तक की रेंज में कार्बन की कंपोजिशन होती है, इनको हम यूज़ करते हैं हीटिंग फ्यूल के तौर पर और एज अ डीजल भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद देन फ्रैक्शन आएगी लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और ग्रीसेस। दीज आर विस्कस लिक्विड्स, ये क्या होते हैं, विस्कस लिक्विड्स होते हैं, गाढ़े लिक्विड होते हैं, ठीक हो गया। इनमें जो कार्बन की कंपोजिशन है वो 18 से कार्बन ज़्यादा होंगे, ठीक हो गया। देन इनको हम यूज़ करते हैं एज अ लुब्रिकेशन, मीन फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनको हम लुब्रिकेंट बोलते हैं, लाइक मोबिल वगैरह, ग्रीस, ठीक हो गया। उसके बाद पैराफिन्स हमारे पास इसके जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज होती है 50 से 60 डिग्री के दरमियान में होते हैं और कार्बन की जो रेंज होती है इसमें C23 से C29 तक कार्बन की कंपोजिशन होती है और इनको हम यूज़ करते हैं एज अ वैक्स प्रोडक्ट्स के तौर पर। और देन एस्फाल्ट या कोक, ये एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ क्राउड ऑयल, मेन जो एंड पे चीज़ बचती है वो कोक होता है और कोक हमने पढ़ा हुआ है ये 98% प्योर कार्बन होती है और ये रेजिड्यू होता है जो चीज़ एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एंड पे बच जाती है उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू। और इस कोक को हम यूज़ करते हैं एज अ पेविंग एंड रूफिंग होता है छतें डालने के लिए जो हम छत डालते हैं, और पेविंग हम बोलते हैं आला और उम्दा किस्म के फर्श बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अब लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर, डैट इज़ ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, ठीक हो गया। अब देखिए ऑयल रिफाइनरीज आपकी बुक पे बेसिकली
टोटल 5 भी मैंने एक जगह पे पढ़ी हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं और 7 भी, लेकिन बुक के अंदर हमें सिर्फ 4 के बारे में बताया हुआ, तो आपने उन्हीं के बारे में याद रखना। ठीक हो गया। ऑयल रिफाइनरीज, देयर आर 4 ऑयल रिफाइनरीज विच आर डिस्कस्ड इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक हो गया। फर्स्ट वन को हम बोलते हैं अटक ऑयल रिफाइनरी, अटक ऑयल रिफाइनरी। अब आपने यहाँ पे 2 काम करने हैं, एक तो ये कहाँ पे पाई जाती है ये याद रखना है, फिर दूसरा इनकी ऑयल रिफाइनिंग की जो कैपेसिटी है इसको याद रखना है फॉर MCQs। ठीक हो गया। अब जो अटक ऑयल रिफाइनरी है इट इज़ लोकेटेड एट मोरगा नियर रावलपिंडी। कहाँ पे पाई जाती है ये? रावलपिंडी। कहाँ पे मौजूद है ये? रावलपिंडी में। ठीक हो गया। अब इसकी जो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है, ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी ये है हमारे पास 1.25 मिलियन टन, 1.25 मिलियन टन। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे 2 ऑयल रिफाइनरीज, 2 ऑयल रिफाइनरीज दे आर लोकेटेड एट कराची। ये कहाँ पे मौजूद हैं? कराची में। ठीक हो गया। उसके बाद इनकी जो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है हमारे पास ये होती है 2.13 मिलियन, 1.23 मिलियन टन्स। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 पे जो चौथी ऑयल रिफाइनरी है ना वो है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। इट इज़ लोकेटेड एट महमूद कोट नियर मुल्तान। ये कहाँ पे मौजूद है? मुल्तान के अंदर। ठीक हो गया। अब ओवरऑल देखें कि इसकी जो कैपेसिटी है ऑयल को रिफाइन करने की ये हमारे पास होती है 1 लाख बैरल्स। किस में है? 1 लाख बैरल्स पर डे। मतलब एक दिन के अंदर ऑयल को रिफाइन करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो है 1 लाख बैरल्स। अब आपको पता होना चाहिए 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर। 1 बैरल किसके इक्वल होता है? 159 लीटर्स। ठीक हो गया। अब ओवरऑल इसकी पर डे की अगर हम ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को चेक करें तो ये मेरे ख्याल से बनती है 1 मिलियन टन्स। कितनी बनती है ओवरऑल जो इसकी स्टोरेज है वो है 1 मिलियन टन्स। ठीक हो गया। तो ये 4 ऑयल रिफाइनरी जो कि पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं, जिसमें पहली है अटक ऑयल रिफाइनरी, फिर 2 रिफाइनरी जो कि कराची में मौजूद है, और फिर चौथी जो ऑयल रिफाइनरी है वो हमारे पास है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। तो ये था हमारा थर्ड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ पेट्रोलियम। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक हो गया। उसके बाद रिफॉर्मिंग पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह।